बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपको बेस्ट विशेस, आपके लिए बेस्ट विशेस एंड वेलकम। दिस इज सबसे आगे। आई एम इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी फॉर्मली आपको वेलकम। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे और गर्मी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। गर्मी अच्छी खासी लग रही है ना, मजा आ रहा है ना। अभी अप्रैल एंड है, आखिरी दिन है आज अप्रैल का और गर्मी इस तरह की जैसे जून जुलाई की गर्मी होती है। एंजॉय कर रहे हैं आप? गर्मी नहीं, मैं एंजॉय गर्मी को क्या फिक्रमंद हो रहा हूँ कि इस दफा इतने ज्यादा टेम्परेचर अगर अभी से हैं तो आगे क्या होगा। खैर, जितने भी गर्मी की 27 शहरी हैं या आप लोग पाकिस्तानी, आपके लिए खुशखबरी बहरहाल है हमारे पास। वो इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में है। 1 मई से बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात बहरहाल ये कह रहा है कि जो बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव है या हवाएं हैं टेक्निकली, वो बालाई इलाकों में दाखिल होंगी और बारिश बरसाएंगी। कई इलाकों में बारिश होगी। यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो तैयारी पकड़ लीजिए। और आपको पता है कि जब बारिश होती है वैसे ही मूड जो है ना अच्छा हो जाता है, लेकिन यालाबारी से बहुत डरे हुए हैं सारे। बहुत डरे हुए हैं सारे जो है ना, अपनी गाड़ियों को ऐसे बचा के रख रहे हैं जैसे टूट गई या कुछ हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। नुकसान भी खैर अच्छा खासा हुआ है, तो बहुत नुकसान हुआ है। वो गाड़ियां हमें आती जाती नजर आती हैं उस तरह की, अभी भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना वो नजर आते हैं। दूसरी जानिब एशिया के हवाले से इस वक्त रिपोर्ट ही किया जा रहा है कि शायद हिस्टोरिक हाई टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और रवां हफ्ते पाकिस्तान में भी आलमी सतह का रिकॉर्ड बन सकता है। एक अमेरिकन अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, आपको पता ही है इफ यू फॉलो द इंटरनेशनल न्यूज़, तो उन्होंने ये दावा किया है कि रवां हफ्ते जो पाकिस्तान का वस्ती इलाका है, खासतौर पर या जनूबी पंजाब का जो इलाका है जहाँ पे वैसे ही बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। 50 डिग्रीज। और आपको पता है कि जब साउथ पंजाब की, सदर्न पंजाब की बात करते हैं, फील लाइक उससे भी ज्यादा होता है, यानी कि 50 से ऊपर फील लाइक होगा। अखबार ये भी बता रहा है कि जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। और आपको ये भी बताना है कि इससे पहले नवाब शाह में अप्रैल में 2018 में 50 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था, जो एशिया भर में गर्मी का रिकॉर्ड था। यानी कि इस मरतबा जो है 50 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है, तो ये बहुत ही कंसर्निंग होने वाला है। लेट्स सी कि इस सिलसिले में क्या तैयारी की जाती है। हम अपने तौर पर जितनी तैयारी कर सकते हैं वो तो हमें नहीं चाहिए कि ज़्यादा आपने बाहर नहीं जाना अगर ज़रूरत है। स्पेशली वो जो पीक आवर्स होते हैं ना गर्मी के, 12 से लेकर 4-5 बजे तक घर में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ओवरऑल भी जानते हैं और ये जो नया रिकॉर्ड बनने वाला है जिसके बारे में पेशगोई की गई है एक अखबार की जानिब से, इंटरनेशनल अखबार की जानिब से, उसके बारे में भी बात करते हैं। ज़ैगम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवरऑल सबसे पहले तो बताइएगा कैसा रहेगा मौसम? जी बहुत शुक्रिया। ये कल से न्यूज़ मैं भी देख रहा हूँ, ताहम वो एक उनकी फोरकास्ट है कि जी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो ग्राउंड कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह से है कि आज जो है वो शाम गए से एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर करना शुरू करेगा, तो उसकी वजह से आगे जो ट्रेंड है वो कल से जो है वो टेम्परेचर में सब्सिडेंस है, यानी कि कल से टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। अच्छा, तो ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है ये तकरीबन इनिशियली तो 4 मई तक जो है मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर करेगा, ताहम ये प्रोलॉन्ग हो सकता है 7 मई तक। इस दौरान जो है वो तकरीबन अपर साइड जो है जिसमें आपका कश्मीर, केपी या पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो स्पेशली नॉर्थर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब में बारिश हो जाएगी। 5 तारीख तक तो तकरीबन वक्फे से बारिश नजर आ रही है, कंटिन्यू डेली बेसिस पर आप कह सकते हैं। और इस दौरान क्योंकि ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो ये इस बात का पेशी खैमा हो सकती है कि जो आने वाले इवेंट होंगे वो विगरस हो सकते हैं, जिसमें शदीद आंधी हो सकती है, बारिश हो सकती है, डोंट टेल मी हो सकते हैं नज़ीर भाई, यालाबारी भी हो सकती है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, इंटेंस ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं नज़ीर साहब, ये यालाबारी और आंधी वगैरह? सॉरी, मैं आपकी बात, ये ज्यादा हो सकती हैं, शदीद हो सकती हैं, तीनों चीजें जो आप बता रहे हैं? यालाबारी जब इतनी हीट होती है और मई के महीने में जब इवेंट होता है तो उसमें जो है इंटेंसिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारा हीट होती है। सही, जिसकी वजह से ठीक है। अच्छा, ये जो नए रिकॉर्ड की बात की जा रही है कि ये एशिया के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है या 50 डिग्री का रिकॉर्ड भी टूट सकता है जो 2018 में रिकॉर्ड किया गया था, इसके बारे में भी ज़रा बताएं। ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स हैं ऐसे कि वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी? देखिए, मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि दुनिया का चौथा गर्म तरीन मुकाम जो है वो तुर्बत है, जो 53 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर के साथ है, जो पाकिस्तान का भी जो है सबसे गर्म तरीन यानी कि मुकाम आप कह लें।
और इसको WMO ने रिकग्नाइज किया हुआ है कि ये दुनिया का चौथा गर्म तरीन मुकाम है। तो अभी तो कहना कबल वक्त होगा कि ये कोई इस किस्म का रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। आज लास्ट डे है अप्रैल का, कल से जो मई स्टार्ट होगा तो नए स्टैटिस्टिक्स होंगे। मई के टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, बट यू कांट रूल आउट इट। अच्छा रूल आउट नहीं किया जा। दूसरी जानिब हम हमेशा ज़रात की बात आपसे पूछते हैं या ज़रात की बात करते हैं, उनके लिए कोई खास एहतियातें खास तौर पे जो स्पेल आप 1 to 5 में आप बता रहे हैं कि हेल स्टॉर्म आ सकता है, यालाबारी हो सकती है, शदीद आंधी भी आ सकती है, फसलें कटाई के मराहिल के अंदर है, खासतौर पर गंदम वगैरह, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इस हवाले से सबसे पहले तो यही बात करना चाहेंगे कि कल तक कोशिश करें किसान हजरात के वो अपनी फसलों को मैक्सिमम काट लें, उनको सेव कर लें, क्योंकि काट के भी अगर वो फील्ड में पड़ी होंगी और इस दौरान आंधी आ जाती है या यालाबारी और बारिश होती है तो वो आपकी फसल को ख़राब कर देती है, वो गीली हो जाएगी। तो कोशिश करें कि उसको संभाल लें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अक्सर इलाकों को बशमूल सिंध जो है वो तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने की भी उम्मीद है, यानी कि आंधी लाइक सिचुएशन डेवलप होगी। फिर इसके साथ साथ 2 तारीख से 5 तारीख तक सिंध के भी कई इलाकों में बारिश के इम्कान है, गरज चमक आंधी के साथ, जिसमें जामशोर डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, हैदराबाद, मीरपुर खास और इससे मुलिका, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने सिंध के अक्सर शहरों का जिक्र कर दिया, कराची के बारे में भी बता दीजिएगा। ये जो लहर की बात कर रहे हैं, कराची में भी हो सकती है बारिश? देखिए जी, कराची के बारे में कहना अभी कबल अज वक्त होगा, इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी उसमें थोड़ा टाइम है। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कराची वालों को, पेश गोई के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, बारिश तो बाद में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बीइंग विद अस और अर्ली इन द मॉर्निंग हमें अपडेट करने का। इसके साथ साथ हम आपको आगाह करते रहेंगे सूरत हाल फर्दर क्या बनती है। अब उस खबर की जानिब आते हैं जिसका आपको हम सबको इंतजार है, उस पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या कुछ पॉजिटिव हो रहा है या स्टिल जो भारतीय गर्मी है वो बरकरार है। इसके ऊपर गुजरते लम्हे के साथ डेवलपमेंट्स होती जा रही है। बिल्कुल, पहलगाम वाक़े का हम तस्करा करने लगे हैं। इसके बाद जो पाक भारत जंग है इसके वाज़े असरात एक बार फिर नजर आने लगे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि खतरात मंडलाने लगे हैं, चूंकि हमारे वज़ीर इत्तलात ने रात को एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन की बेस पे आके ये बात की है कि देयर इज एन इन्फॉर्मेशन कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है। बेबुनियाद इल्जामात का सहारा लेते हुए जो इंतहा पसंद मोदी है, उसने खित्ते के अंदर जो अमन का तवाज़ुन है इसे कुर्बान किया है, इसे दाव पे लगाया है, इसे ख़राब किया है और अब सूरत हाल मजीद खराबी की और ये बात ऐसे ही नहीं की गई है, बहुत ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा क्या, जरा वो सुनिए। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। बता दिया है वज़ीर इत्तलात ने भी कि भारत इस तरह की कोई भी गलती करने की कोशिश न करे, कोई भी शरारत करने की कोशिश न करे, क्योंकि हमारे पास पूरी हिस्ट्री है। हमने आपको बताया कि जब जब आप शरारत करेंगे आपको डबल जवाब दिया जाएगा और दिन की रोशनी में बता कर दिया जाएगा कि हाँ भाई हम अब जवाब देने लगे हैं। इससे पहले DG ISPR की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बलूचिस्तान से लाहौर तक उन्होंने दहशतगर्द हमलों के पीछे भारतीय हाथ बेनकाब होने का दावा भी किया था और बता दिया था कि वाकई में है, और ये बात ऐसे नहीं की गई, सबूतों के साथ की। छक्का है ये कल जो DG ISPR और ISPR की तरफ से मारा गया। क्रिकेटिंग टर्म्स अगर मैं बात करूं, एक तो ये कि इससे पहले इंडिया ने जितनी भी बात की, इटसेल्फ इंडिया के अपने पॉलिटिशियंस, सिविल सोसाइटी, शहरी ये बात करें कि मान लिया अगर पाकिस्तान का रोल भी पहलगाम के अंदर है, प्रूफ्स तो दें आप। एक वाक़या होने के 10 मिनट के अंदर ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, जब कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, कोई तहकीकात नहीं हुई। कल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो कि DG ISPR हैं, उन्होंने आके कैटेगोरिकली तो कहा कि हम सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम कैटेगोरिकली प्रूफ्स देंगे और वो प्रूफ्स फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के साथ दिए गए हैं। एक ऐसा टेररिस्ट नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर जो कि जेहलम, कश्मीर वगैरह के इलाकों में ऑपरेट कर रहा था, 2 से 3 IEDs के धमाके करने में मुलव्विस रहा और एक बड़ा धमाका जेहलम में करने जा रहा था। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको पकड़ा, बेनकाब किया। इस मौके पर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। DG ISPR ने क्या कहा, जरा एक चंक उसका सुनिए। India has been found to operate a terror network inside Pakistan. Explosives, IEDs,
and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का irrefutable evidence रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। ये मैसेज है सूबेदार सखवंदर का, वो इंट्री के डिटेल्स बता रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कैसे करते हैं, और क्या कह रहा है कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ स्टेट। राइटली सेड। आईएसपीआर और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करते हुए भरपूर तरीके से कन्विंसिंग वे के अंदर दुनिया को हकायक की जानिब लेकर जा रहे हैं और सबूतों के साथ बात करें। आयशा, मेरे ख्याल में, और जो एक जनरल चौधरी ने एक बात की ना कि इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं, दुनिया भी देख रही है, मान भी रही है। दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा है, ना सिर्फ वो सबूत नहीं दे रहा, बल्कि जो पाकिस्तान की जानिब से ऑफर है ना कि भाई किसी भी क्रेडिबल, किसी भी बड़ी एजेंसी को, दुनिया भर की, आप न्यूट्रल एजेंसी को ले आइए, उससे इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जा सकती है। बारह जी, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो 24 से 36 घंटों की बात की गई है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। आप किस एनालाइज कर रहे हैं, क्या वाकई में कोई शरारत कर सकता है भारत, और कर भी सकता है, किस नौयत की हो सकती है और किस स्केल की हो सकती है? देखिए, भारत की इस वक्त फाशिस्ट जो है अखंड भारत की ये जो हुकूमत है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की, चार की, अमित शाह, राजनाथ सिंह, फिर अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये भारत को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तीनों ने इतना ज़्यादा वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया है, झूठ बोल बोल के, एक भी अभी तक नहीं दिया कि अगर एक भी प्रूफ दिया हो। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि आप हमें कोई सबूत दें, कोई कॉन्क्रीट बात करें, अवाम में बात करें, इंटरनेशनल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दूसरे मुल्क नहीं कर रहे। इनके मुल्क में आवाज़ें आ रही, ऑपोजिशन लीडर, अवाम, इवन जनरल कुमार जो इनके नॉर्दर्न कमांड के कमांडर, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि मैं तो और भी बाकी चीज़ें बताऊंगा कि ये किस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल काम जो करते रहे हैं। तो और कल डीजीआईएसपी ने इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ एक चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश कर दी। ठीक है। इसमें इस मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ वॉर स्ट्रैटेजी बड़ी अहम है कि किस मुल्क की क्या वॉर स्ट्रैटेजी है। कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इनफैक्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की कि हम कोई पहल नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर होगा तो उसका तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। ज़रा वॉर स्ट्रैटेजी पे अगर मैं बात करूँ, इससे पहले जो ऑपरेशन हुए या इससे पहले जो एक फॉल्स फ्लैग के बाद सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स के ड्रामे भारत ने रचाए, और अब की बार जब 6 साल 2019 को गुजर चुके हैं, आप क्या डिफरेंस देखते हैं और कौन से ऐसे खतूत हैं जिस पे हमें खास तौर पे मिलिटरीली ज़्यादा फोकस करना होगा, भारत उस एंगल से ज़्यादा असरअंदाज होने की कोशिश कर सकता है आपके एक्सपीरियंस के तनाज़ुर में? देखिए, बात यह है कि जिस पिच पे ये चला गया है, दे विल डू समथिंग। जिस तरह अता तारा ने बात की है, ठीक है, 24 आर्मी, 48 आर्मी, ये मोस्ट लाइकली अगेन या तो ये करेंगे कि जहाज लेकर आएंगे सर्जिकल स्ट्राइक, पीछे कहेंगे वो देखिए हमने 300 ट्रेनिंग कैंप था बहुत बड़ा, वहाँ टेररिस्ट ट्रेन किए जा रहे थे, हमने तबाह कर दिए। या वहाँ या मिसाइल फायर करेंगे अपने एरिया में, क्योंकि अब एयर क्रॉस करने की इनमें हिम्मत नहीं है। दिनों के जो नहीं आएगा वापस नहीं जाएगा, और उसके पानी फैंटास्टिक टी भी नहीं पिलाएंगे बल्कि इनको कुछ और पिलाएंगे। उसके बाद फायर करेंगे अपने एरिया में, अपने वो भी यही करेंगे, ट्रेनिंग कैंप में कश्मीर में फायर। मुझे तो लगता है गुस्सा ही भारत को इस बात का है कि ये फैंटास्टिक टी जो है ना, इसके बारे में बार बार पाकिस्तान क्यों बात करता है। और प्रेक्षा, वो कुछ और पीने का भी तजर्बा है उन्हें। अच्छा आरिफ साहब, मैं ये चाहूँगी, हमें तो यकीन है ही कि पाकिस्तान इतना केपेबल है कि अपना डिफेंस कर सके, लेकिन आप क्योंकि और ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं और हिस्सा भी रहे हैं उस सारे सिस्टम का, ज़रा बता दीजिए पाकिस्तान कितना केपेबल है और किस हद तक अपना डिफेंस जो है वो कर सकता है। देखें, इसमें प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री विद ऑल द बैटल हार्डन्ड आर्मी, और हमने एक इंच का एरिया जो है इंडिया का, एक इंच, आई एम टेलिंग यू, रिपीट, एवरी इंच ऑफ इंडियन टेरिटरी इज कवर्ड बाय मिसाइल्स, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो है इस वक्त हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, एक कॉन्टीजेंसी प्लान कर लिया हुआ है। अगर ये वाटर के लिए टेररिज्म करते हैं हमने क्या करना है, ये अगर कश्मीर में करते हैं हमने क्या करना है, हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट, और उसके बाद अगर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से आते हैं वो हमने क्या करना है। सेकंड, अगर ये एक मिसाइल फायरिंग करेंगे, वी आर गोइंग टू फायर 10 मिसाइल्स। अगर ये एयर बेस से जहाज उड़ाएंगे तो 10 मिनट के अंदर वो जहाज के वहाँ के बेस पे
धुआं शोले निकलते नजर आएंगे, लेट होगी। और अगर ये बॉर्डर इनकर्शन करेंगे तो वो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम। अगर और मेरे ख्याल में दुनिया की जितनी भी प्रोफेशनल मिलिट्रीज हैं यू नो बेटर, वो वक्त के साथ साथ अपने टारगेट्स को भी और अपनी स्ट्रैटेजीज को भी इन्हांस करती हैं, उस पर काम करती रहती हैं। सो बहुत सारा इंडियन मीडिया चूंकि ये कहता नजर आता है कि जी पहले अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया, हमारे सर्टन टारगेट्स को लॉक कर लिया, तो वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन लास्ट 6 ईयर्स। तो लास्ट 6 ईयर्स पाकिस्तान एयरफोर्स भी सुकून से नहीं बैठी है। लास्ट 6 ईयर्स में हमने भी बहुत कुछ किया है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को लेकर। लेकिन फिल वक्त में थोड़ा सा आपकी तवज्जो और वापस आपको ये जो जेलम का वाक़या था, जिस पे कल जनरल अहमद शरीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और दुनिया के सामने हकायक रखे, इसको देखने के बाद अब दुनिया का रवैया क्या आप देख रहे हैं? चूँकि इंटरनेशनली तो हर जगह से सुबकी ही हुई है भारत की, और कहीं से भी उसके मौके पर कोई तक़वियत नहीं मिली। देखें, दुनिया देखती है इंटरनेशनली, उनके जर्नलिस्ट उनके पेपर में अखबार में आ रहे, न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, हर एक कह रहा है कि देखें आप, कई दुनिया में नहीं होता कि आप खुद ही प्लान करें जी, एक चीज़ को पुट करें और उसके बाद खुद ही फैसला भी कर लें कि जी पाकिस्तान है भाई, आप 5 मिनट के अंदर कौन सी आपके पास कोई ख़ास किस्म की कोई कि आपके पास हाथ में कोई चीज़ है जिससे आपको फ़ौरन पता चले। सेकंड ये 2 किलोमीटर फासले से वो 4 टेररिस्ट इंडियन यूनिफॉर्म में कैसे गए। 3 लेयर आपका बॉर्डर डिफेंस है, उसके बाद आपकी चेक पोस्टें हैं, उसके बाद आपके सिक्योरिटी कैमराज हैं, 7 लाख फौज लगी हुई, उसके बाद भी वो चारों गायब हो गए। यही तो नॉर्दर्न कमांडर ने कहा कि जी ये मैं सब बताऊंगा, मुझे खोलने दें। वो तो सर गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए, जैसे 4 लोग ना हो, 4 छलावे हों, आए हों और वो पता नहीं कोई बिजली की तेजी से उन्होंने कुछ किया और निकल गए। मजे की बात ये है कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कह रहे, भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि भाई आपकी इंटेलिजेंस कहाँ पर थी। अच्छा हाजी साहब, मैं ये चाहूँगी कि ना ये अमेरिका का जो किरदार है राइट नाउ, उसके ऊपर ज़रा बात कर ली जाए, क्योंकि जो वाइट हाउस तर्जुमान है उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा वो अब कॉल करेंगे पाकिस्तान में भी और भारत में भी, और कोशिश की जाएगी डी एस्केलेशन की, स्पेशली राइट नाउ जो टेंशन्स चल रही हैं। इसके किरदार को आप कैसे देखते हैं, और आपको लग रहा है कि अब अमेरिका एक्टिवली बीच में मीडिएशन का किरदार कर सकता है, मीडिएट कर सकता है? देखें, इंडिया कैन नॉट डेयर doing any punitive action, any surgical strike without informing USA. This is what is my conviction. Okay. और अगर अमेरिका तो 2 मिनट में इंडिया को नकेल डाल सकता है। इंडिया इतने दिन से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आपको पता है आपके पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक एक चीज़ वो ग्राउंड से एक, इफ़ यू रिमेंबर जब निक्सन गया था ना, यू नॉट इवन बॉर्न एट दैट टाइम, तो ये जो चाइना में गया तो इन्होंने जाके निक्सन ने मौजे तंग को जो नहाते हुए की स्विमिंग पूल की तस्वीर दी थी। ये देखें, इतना उस वक्त इतना वो पिन पॉइंट कर लेते हैं सैटेलाइट से। तो ये क्या इनको नहीं पता व्हाट हैज हैपेंड इन पहलगाम? क्या चाइना को, रशिया को, यूरोपियन यूनियन, दे ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड, बट द पॉइंट इज द टाइम टेल देम कि डोंट, कि ये फाशिज्म खत्म करो, ये अखंड भारत का जो एक शोषा छोड़ा हुआ इसको खत्म करो, अपने अवाम को पीसफुल रहने दो। तुम्हारे 60% अवाम बिलो पॉवर्टी लेवल सड़कों पर फुटपाथ पे सोते हैं। ये बॉलीवुड वाली पिक्चर एंड दे नो के दो जो इस्लामिक मुल्क जब लड़ाई शुरू हो जाती है, इसके डायनामिक को नहीं पता कि एक मिसाइल आया, 2 आया, कैलकुलेट कर गए, देन वेयर इट एंड्स। तो ये अपने रीजन में सबको बता दिया कि जी दिस इज कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और इसके लिए भाई साहब, क्योंकि इंडियन मीडिया मुसलसल पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट करता है कि जी आप तो जंग लड़ ही नहीं सकते, और इसमें समाव ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन है हम कह सकते हैं अब लंबी जंगें अब शायद चलती भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो भारत अपनी इकोनॉमी के ऊपर फख्र करता है, जंग की सूरत में पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा डैमेज होती है वो तो किसी मुल्क की इकोनॉमी ही है। तो ये तो सारा जो पिछले 8-10 साल के अंदर उसने एक इमेज अपना बनाने की कोशिश की है, शाइनिंग इंडिया की या मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की, ये तो सारा रोल बैक हो जाएगा अगर जंग की सी सूरत हाल पैदा होती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुनिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडिया के अंदर, इट्स अ बिग ट्रेडिंग एरिया, सो वो मालिक भी मेरे ख्याल में आई एम श्योर इंडिया के पीछे पड़े, क्योंकि ये इस तरह की, अब ये जो न्यूक्लियर मुल्क होते हैं ना, इनकी लड़ाई प्रोटेक्टेड नहीं होती है कि लंबी लड़ाई लड़ेगी। ऐसे मैं एक और इंडिया को आपके तौर से वार्न भी कर रहा हूँ कि एक हिंदुस्तान मुल्क है हिंदुओं का, एक। जी 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 जी। और ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ के दुनिया अफोर्ड कर सकती है ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं इनकी लड़ाई, और अगर ट्रेडिशनल, खुदा ना खास्ता ट्रेडिशनल वॉरफेयर की तरफ जाते हैं तो?
दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये वर्ड को रियलाइज होना चाहिए कि इट इज़ वेरी डेंजरस। और यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है? यूनाइटेड नेशन बनाई इसलिए गया था कि मुल्कों में तसादम हो, तस्वीर करवाए पीसफुली, सो दे हैव मिजरेबली फेल्ड। राइट, वन लास्ट क्वेश्चन। कल एक DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने तकरीबन 71 उन ख्वारिज की तस्वीर भी दिखाई जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ताज़ा तरीन इंडियन प्लान था, वो असले से लेस थे और किस तरीके से उनको 3 अतराफ से घेर के मारा गया। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया उसको, और फिर जेलम ऑपरेशन इटसेल्फ जो कि आज से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले हुआ। तो इसका मतलब है कि जो विजिलेंस है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो बड़ी कमाल है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लास्ट कॉमेंट। 24 आवर्स अलर्ट, एयर, ग्राउंड, सी। नंबर 2, 71 आपने टेररिस्ट हमारे सबसे ज्यादा नंबर 3-4 दिन के अंदर। ये चाह रहे हैं उधर से भी हमले करें, इन टेररिस्ट से, इधर हमारी तरफ से हमें फिक्स करें। दे डोंट नो कि हमने पूरी तैयारी की हुई है। और न्यूक्लियर मिल विद मिसाइल टेक्नोलॉजी, इनको समझ नहीं आ रही है कि इनके साथ होगा क्या। इनको लग पता जाएगा ये जब ये नरेंद्र मोदी को अवाम वहाँ की ने इसको मार मार के ने खोपड़ी लाल ये पंजाबी में अच्छा लगता है ना, लग पता जाएगा, इस तरह से बोला जाए तो ज्यादा मजा। अल्लाह इज काइंड सर, अल्लाह इज करीम। और तमाम तर आजिज़ी के साथ हम अल्लाह के सामने दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जब भी ऐसी कोई चीज़ हम पे मुसल्लत हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान हक पे है, पाकिस्तान पे ये मुसल्लत किया जा रहा है। एक मुल्क जो चीख के कह रहा है कि भाई तहकीक कर लो, अगर हम मुजरिम हैं तो फिर हमें कटहरे में ले आओ, लेकिन तहकीक तो कर लो। तो अल्लाह बेहतर करेगा सर। थैंक यू वेरी मच साहब, आप जैसे लोग हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं और अवाम के भाव में वो रहना नहीं चाहिए। हैविंग जनलासे मुनीर, जिन्होंने इससे पहले भी कहा था कि कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को अंडू कर सके। कायद आज़म का कॉल उन्होंने कहा था, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है इंशाल्लाह। बाकी अगर कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। एंड द मैसेज इज वेरी क्लियर, ब्रिगेड साहब ने भी बता दिया है कि भाई भारत का एक कोना जो है ना वो पाकिस्तान के निशाने के ऊपर है, तो किसी शरारत की कोशिश ना की जाए तो ज्यादा बेहतर। और एक जो इंडियन मीडिया बार बार कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में खौफ व हिरास फैला हुआ है, ये हुआ हुआ है, भाई खुदा का खौफ करें। हमारी मीम्स ही देख लें आप, मीम्स छोड़े, हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। गिनीज रिकॉर्ड की अगली खबर हमारी क्या है? ट्रेंडिंग इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। अगली खबर आपको देते हैं, क्योंकि कारोबारी जिंदगी हमने साथ साथ चलाना है। नजर रखी हुई है इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान के मार्शल आर्ट खिलाड़ी इरफान महसूद सिर्फ 9 साल में 150 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। इरफान को हमने पहले भी इंटरव्यू किया है, कई बार किया है, और जब भी नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं हम इन्हें मदऊ करते हैं। इन्होंने 100 पाउंड वजन उठाकर 78 स्क्वाट्स की हैं, और इसके अलावा चाइनीज एथलीट के 70 स्क्वाट्स का रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था उसको भी तोड़ डाला है, और नए कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसके अलावा 150वां गिनीज बुक का ये रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाया है कि इतने स्क्वाट्स इतने वजन के साथ कोई कर नहीं सकता, हम तो वैसे नहीं कर सकते। इरफान की क्या बात है, इनके जो बच्चे, इनके जो बेटे हैं वो भी बड़े कमाल हैं, वो भी इसी तरह से रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और पहले इन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की थी, अब 150, क्या इसको कहेंगे, 1.5 सेंचुरी, 1.5 सेंचुरी हो गई है। स्क्वाट्स के बारे में हम जब आप करने वाले हैं, जो जिम जाते हैं उनको पता है इट्स नॉट ईजी। 10 के बाद ना आपकी बस हो जाती है, लेकिन उन्होंने तकरीबन 50 किलो वजन उठाकर 10 के बाद जो है ना ये रिकॉर्ड बनाया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। इरफान महसूद, इरफान थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये नाकाबिले यकीन लगता है 150 गिनीज रिकॉर्ड बनाना, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले इस रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहले बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड तो काफ़ी डिफिकल्ट रिकॉर्ड है और इसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। सिंपल स्क्वाट्स करना भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। जब आपके ऊपर 45 केजी वजन हो और उसके साथ स्क्वाट्स करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। फिर 60 सेकेंड में जब आपने 70 करने होते हैं तो वो और भी चैलेंजिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। ये सफर तो 2015-16 से मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करता रहा हूँ। मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो फिटनेस रिलेटेड, मार्शल आर्ट रिलेटेड है। तो उसी की वजह से फिर ये कि मैं अक्सर वही रिकॉर्ड ब्रेक करता हूँ जो स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा हो, जिसमें पावर ज्यादा हो, तो उसी के। इरफान साहब, आप एक रिकॉर्ड बस्टर आदमी हैं, रिकॉर्ड किलर आदमी हैं। रिकॉर्ड आपकी नज़र में आ जाए आप छोड़ते नहीं हैं। मुझे लगता है कि लोग व्हाट्सएप करते होंगे, यार इरफान ये रिकॉर्ड बन गया है, और आप कहते होंगे कल तोड़ेगा इसको और फिर आप तोड़ देते हैं। कमाल मोटिवेशन है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये वाला जो इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड है स्क्वाट्स का, ये आपने खुद से जहन में रखा हुआ था पहले से, या अभी रिसेंटली आपके माइंड में आया कि इसको करना चाहिए? फिर ओब्वियसली कुछ होमवर्क होता है, आपने प्रैक्टिस किया होगा। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो आसान तो नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने काफी स्क्वाट्स के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, वो इंडियन एथलीट्स थे उनके थे। तो स्क्वाट्स का मुझे अंदाजा था, पुशअप्स के रिकॉर्ड हैं, जंपिंग जैक के,
मुख्तलिफ जो फिटनेस के डेली वर्कआउट हम करते रहते हैं उसके रिकॉर्ड्स हैं और वो फिर वेट के साथ होते हैं। तो मुझे आइडिया था कि मैं इसमें कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये चैलेंजिंग रिकॉर्ड था, बहुत ज्यादा 70 स्क्वाट करने थे, तो उसके लिए फिर थोड़ा टाइम और थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और लोग सालों मेहनत करते हैं एक रिकॉर्ड बनाने के लिए या एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की मैं बात करूँ, लेकिन आपने एक साल में 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो बनाए। भाई तैयारी कब करते हैं? मुझे लगता है कि एक जब रिकॉर्ड बनाकर आते हैं, आते साथ ही घर में तैयारी शुरू कर देते हैं आप अगले रिकॉर्ड की। हमारी एकेडमी है, तो एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग होती है। मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग करता रहता हूँ, वो उनको फाइट की ट्रेनिंग देता हूँ, और साथ में जो हमारे एक्टिविटीज होती हैं वो टोटली फिटनेस या स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज वगैरह होती है, तो साथ में मैं भी लगा हुआ होता हूँ। और मुख्तलिफ जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं सर्च करता रहता हूँ कि पुशअप के कौन से रिकॉर्ड है, स्क्वाट के कौन से रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसका कोई फायदा भी होता है फाइनेंशियली? कोई फायदा होता है गिनीज बुक में जब नाम आता है फाइनेंस? एक तो जारी बात है आपका नाम बनता है, दुनिया भर में एक ही बुक है जो कि रिकॉर्ड करती है कि कौन मुनफरिद इंसान है, उसने क्या मुनफरिद किया। कोई माली फायदा भी होता है इसका ये दुनिया भर में? नहीं, बाकी ममालिक में आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती हैं, ये तो एक अचीवमेंट होती है। आजकल तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने हमसे अप्लाई और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं पहले फ्री हमें देते थे, आजकल उनकी भी पैसे लेते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे काफी लोग अगर एक रिकॉर्ड उल्टा पैसे लेना शुरू हो गया। आपने रिकॉर्ड ही इतने बनाए आपने रिकॉर्ड ही इतने बनाए, उन्होंने कहा भाई आप हमें पे करें, आपके रिकॉर्ड से आना। अच्छा इरफान, जो नौजवान है देख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड्स तोड़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? पैगाम ये है कि अगर हम इस उम्मीद पे बैठते हैं कि हमें फैसिलिटीज मिलेंगी तो करूंगा। अगर वो एक आजकल नौजवान कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम बगैर हरकत के मेहनत के नहीं आता। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है और फिर का टाइम मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। यूजुअल जब भी आप कुछ करेंगे भाई हम तो आपको खिराजे तहसीन पेश करते रहेंगे, बिकॉज़ यू डिजर्व इट। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मोर देन 150 रिकॉर्ड्स रखने वाले इरफान महसूद हमारे साथ है। 150 कहना आसान है वैसे ना, 150 कहना आसान है, लेकिन जिसने किया माशाल्लाह, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है जी। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चूँकि हम भारतीय रवैये की बात कर रहे हैं, इसका असर सिर्फ अमूमी तौर पे जैसे कहते हैं ना अस्करी सूरत हाल या सिक्योरिटी सूरत हाल पे नहीं, आम शहरियों की ज़िंदगी पर भी हो रहा है। और भारत तो दुश्मनी में हद तक आगे चला गया कि मरीज़ों तक का भी ख्याल नहीं किया उसने। इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद थे हमारे पाकिस्तानी नौजवान, उनको बेदखल कर दिया गया वहाँ से, अपनी फैमिली से, पूरी फैमिली वहीं पर थी, उनको बेदखल कर दिया गया और उनका इलाज वहाँ पर नहीं हो पाया। भारत में उनकी वालदा और चच्ची को रिपोर्टली वहाँ पर रोक लिया गया है। कराची का ये नौजवान है, सिर्फ 15 साल इनकी उम्र है, अयान इनका नाम है, और 2 साल कबल फायरिंग का निशाना बने, माजूर हो गए, प्रॉब्लम हो गई इनको। गुज़िश्ता माह इलाज के सिलसिले में अहले खाना के हमरा भारत दारुल-हुकूमत दिल्ली पहुंचे थे। जो ही पहलगाम वाक़या हुआ तो बजाय इसके जिस तरह पाकिस्तान ने किया कि सिख यात्री जो मजहबी अपनी रसूमात के लिए थे उनको उनका वीज़ा पाकिस्तान ने कैंसिल नहीं किया, इसका ख्याल रखा, क्योंकि ह्यूमैनिटी की बात है, इंसानियत की। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया और इनको बेदखल किया और अब उनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है हेल्थ के पॉइंट। वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनकी कहानी उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इमरान जो कि वालिद हैं अयान के, जो इलाज के लिए गए हुए थे, और मोहम्मद अयान खुद भी मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ज़रा जानूंगी कैसी इस वक्त, तो पहले बताइएगा तबीयत है अयान की इस वक्त, कितना इलाज हो चुका था, कितना बाकी था, और वापस कब पहुँचे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मसला ये था कि इनकी जो इलाज था वो लियाकत नेशनल में हम रूटीन में दिखाई रहे थे। 2 साल से ये हादसे की वजह से पैरालाइज हो गए। ओके। तो जी, तो मेरी वाइफ जो है वो इंडियन नेशनल है, तो उन्होंने मतलब बोला कि भाई हम इसको इंडिया में भी दिखाते हैं। तो इस वजह से हम जो है फिर वो इंडिया जाने का हमने सिलसिला बनाया। तो तकरीबन में 1 साल लग गया। फिर हम इंडिया गए। इंडिया जाके वहाँ पे जो है हमने डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ हमारी बातचीत चली रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखा रहे थे, सिलसिला इनका रूटीन में चली रहा था, चेकअप वगैरह। तो ये जो है हादसा हो गया वहाँ कश्मीर में। हादसा हुआ तो उसके बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया, जितने पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं वो जल्द से जल्द जो है अपने मुल्क चले जाएं, इंडिया छोड़ दें।
वहाँ ऐसी कैफियत हो गई जैसे जंग का माहौल सा बन गया वहाँ पे। इमरजेंसी हो गई जो टीवी की मतलब उस ऊपरी। तो हम लोग वहाँ से इतने घबरा गए तो हमने भाई फौरी वहाँ से जो है जाने का फैसला किया। अब हमारे मसला एक ये मसला आ गया था कि बच्चे का जो है वो इलाज छूट गया, नहीं करा सके। दूसरा ये आया कि मेरी वाइफ जो इंडियन नेशनल थी उनको रोक दिया गया और जो इनकी बेटों की जो चच्ची थी उनको भी रोक दिया। इसलिए दोनों बहनें थी और दोनों भाई थे, साथ ही गए थे एक साथ ही। इमरान साहब उनको किस बेस पे रोका गया? जो है उनको क्या कह के रोका गया? और दूसरा, आप उस वक्त कहाँ पे थे जब आपको ये खबर मिली कि वाकया हो गया और 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ना है? किस हालत में थे? हॉस्पिटल में थे, घर पे थे? कब पता चला ये? मैं घर पे ही मौजूद था। तो अचानक जो है वो टीवी पे न्यूज आई उसके अंदर, तो उसमें ये बताया गया कि जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया, जितने पाकिस्तानी है फौरी यहाँ से चले जाएं। अच्छा। तो हम बड़े परेशान, उनका वीजा रद्द किया जाता है और अगर नहीं गए तो उनके लिए फिर मुश्किल पैदा होगी। तो हम बड़ा घबरा गए। तो फिर हम जहाँ रवानगी लिखी थी वहां गए, वहां जाके हमने बड़ा उनसे आजीजी करी, रोए। हमने बोला भाई हमारी फैमिली एक साथ है, एक साथ आए थे, एक साथ ही जाएंगे। कहने नहीं, ये इंडियन नेशनल नहीं जा सकती, इनको इजाजत नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने की। अच्छा। हम बहुत परेशान हो गए, क्या करें। फिर बहुत ज्यादा उनसे बड़े आजीजी करी। यानी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स अचानक से हो गई एंड देन अगेन उस टाइम पे समझ नहीं आती कि क्या करना है। मैं चाहूंगी अयान से भी जरा हम बात कर लें। अयान, आप बताइएगा, पहले तो आपकी तबीयत अब बेहतर है थोड़ी सी पहले से, और भारत में जब इलाज हो रहा था तो आपको लग रहा था कि कुछ बेहतरी आ रही है, फायदा हो रहा है आपको? जी, मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं इलाज के सिलसिले में भारत गया था। भारत में मेरी रिपोर्टें अभी चल रही थी, डॉक्टरों से बात चल रही थी, वो टेस्ट करते, इतने में भारत में कश्मीर में ये हादसा पेश आ गया। भारत हुकूमत ने बोला जो भी पाकिस्तानी आए हैं वो 48 घंटों में सवार हो जाए। जहां हमारी आमद लिखी जाती है, हमने बोला कि हम इलाज के सिलसिले में आए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। बोला नहीं, जो भी आया हुआ है हुकूमत ने बोला है 48 घंटों में जो भी पाकिस्तानी है वो सवार हो जाए। एक परेशानी ये थी कि मैं माजूर था। फिर उन्होंने बोला चलो सही है। फिर उन्होंने बोला कि इंडियन पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। हमारी मम्मा इंडियन थी और खाला भी गई हुई थी हमारे साथ, तो उन्होंने बोल दिया कि इंडियन पासपोर्ट अलाउ ही नहीं करेंगे, बॉर्डर पे कैंसिल कर देंगे। अयान, ये आमद और रवानगी के लिए जब जाते हैं, जब आप इंडिया जाते हैं तो आमद और रवानगी जो करवानी होती है, उनसे आपने बात की, उनसे ये कहा कि मेरा तो इलाज चल रहा है भाई, मैं तो इलाज के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, और उनका रवैया फिर किस तरह का था? और उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि ऑफिशियल से बात की जाए कि भाई जो इलाज के लिए आया हुआ है उसको कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो अपना इलाज मुकम्मल करवा ले? जी, हमने उनसे बात करी थी कि मैं इलाज के लिए आया हूँ, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उन्होंने बोला हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऊपर से हुक्म आया हुआ है हमारे पास। जी जी। अच्छा अयान, ये भी बताइए कि अब ये आपको फिर महसूस कैसा हो रहा है? क्योंकि आपके ननिहाल बहरहाल इंडियन है, आपकी अम्मी इंडियन है, तो ओबियसली ननिहाल भी इंडिया में है, तो समहाउ इंसान एक प्राइड के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ जाता है ना कि मैं उस मुल्क में जा रहा हूँ जहाँ पे चलें मेरे ननिहाल भी हैं और इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पे इलाज हो जाएगा मेरा। तो अब जब इंडिया ने ये सलूक आपके साथ किया है बीइंग पाकिस्तानी, उन्होंने नहीं देखा आप कि कितनी बड़ी परेशानी है, आप कितने मुश्किल से वसाइल मैनेज करके गए होगे और आपको वापस भेज दिया, इलाज भी आपका नहीं हुआ, क्या महसूस करें आप? इंडिया को कैसे देखते हैं आप, इस रवैये को? हम तो देखते हैं, सही देखते हैं, पर हुकूमत को थोड़ा सा हमारे साथ सही चलना चाहिए था। हम इलाज के लिए आए हुए थे, हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए था थोड़ा सा हुकूमत को, इंडियन हुकूमत को, पर उन्होंने नहीं करा और हमारी मदर को भी हमारे से जुदा कर दिया उन्होंने। ठीक है, और आखिरी सवाल मेरा, पाकिस्तान में हुकाम ने आपसे रब्ता किया हो, पाकिस्तान में कोई आपके लिए ताउन का बंदोबस्त हो? आप कह रहे हैं आप लियाकत नेशनल में पहले दिखा रहे थे, आप कहाँ दिखा रहे हैं? इलाज कहाँ चल रहा है आपका? अभी तो नहीं चल रहा, पर हमारे से कोई हुकूमत से कोई हमारे पास आया नहीं है ताउन करने के लिए। आना चाहिए। चलें, हम अपील करते हैं कि आपके साथ ताउन किया जाए और आपका मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इमरान एंड अयान। वैसे रिपोर्टेडली हमें कुछ इतलात आ रही हैं कि जो वज़ीर सेहत है हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब, फेडरल मिनिस्टर में, उन्होंने शायद ऐलान किया, बट इट्स नॉट मुसद्दिका, कंफर्म नहीं है, कंफर्म होता है तो आपको आगाह करेंगे। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगी, इस तरह का रवैया भारत की जानिब से नहीं किया जाना चाहिए। अयान, बिल्कुल टाइम कम है, इससे पहले कि हम सेगमेंट ख़त्म करें, आप कुछ और कहना चाहें, कोई आपकी बात जो आप पहुँचाना चाहें किसी तक? हम दोनों हुकूमत से यही अपील करते हैं कि दोनों बैठ के बात करें, इस मसले का जल्द से जल्द हल करें, और जो औरतें यहाँ पे फंसी हुई हैं उनको वहाँ भेजें, जो वहाँ फंसी हुई हैं उनको यहाँ भेजें, और हमारी खाला और अम्मी से हमें
जल्द से जल्द में लाया जाए। जी इमरान साहब, आप भी कुछ कहना चाहें? यही कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि मेरे बच्चे के इलाज के लिए हमसे ताउन करें, और मेरे बेटे का जो इलाज रुक गया यहाँ भी वहाँ भी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का इलाज जो है असल जो वैसे है ही वो बाहर ही है, बाहर इसका इलाज मुमकिन है, तो मेरे बच्चे का इलाज कराया जाए ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब इनकी वालदा है नहीं, वही देखभाल करती थी, वो करती थी अब मैं काम पे जाऊँ या मैं इसको देखूँ। मैं भी अकेला पड़ गया हूँ, मेरी फैमिली भी जो है बढ़ गई है, तो लिहाजा ये है कि मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि वो हमारी हेल्प करें और मेरे बच्चे को इलाज के लिए मेरी हेल्प करें। ठीक है, बिल्कुल हम इसको सेकंड करते हैं और आपके बिहाफ पे अपील करते हैं। अगर अभी तक इस पे कोई, जैसा कि आपने कहा कि कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिली आपको, तो सपोर्ट मिलनी चाहिए और आपके बच्चे का इलाज होना चाहिए। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू है जिस पे अपने बात करनी है, वो है खुद से मोहब्बत या खुद पसंदी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक खुद से मोहब्बत जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और खुद पसंदी में तब्दील हो जाए तो वो एक डिजीज़ की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है, एक नफ्सियाती बीमारी की शक्ल भी बन जाती है और उससे आसपास के लोगों पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। एक तो ये कि इसमें फ़र्क क्या है, हमने ये देखना है, और दूसरा जो सेल्फ लव है, इसको एक मस्बत चीज़ तो समझा जाता है, लेकिन व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू सेल्फ ऑब्सेशन तो इसके क्या असरात होते हैं हमारे रिश्तों पे, आसपास पे, और फिर इससे बचें कैसे, इस सब पे हमने बात करनी है। खुद से मोहब्बत करना और खुद से इतनी मोहब्बत करना कि बाकी सारी मोहब्बतों पर वो हावी आ जाए, तो ये बड़ा ही गलत भी हो जाता है। आप देखते हैं कि इसकी वजह क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ वजिया जफर मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया वजिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इन दोनों में फ़र्क मैं चाहूँगी कि आप बता दें, सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो आपने सेल्फ लव की बात की है, सेल्फ लव को मैं दो तरह से लेती हूँ, सेल्फ लव और जस्ट सेल्फ लव, राइट। सेल्फ लव जो है ना वो ग्रोथ है, वो साइलेंट एक ग्रोथ है, जबकि सेल्फ ऑब्सेशन लाउड है। कैसे कि सेल्फ ऑब्सेशन आप लोगों से अटेंशन मांग रहे होते हैं, अटेंशन सीख कर रहे होते हैं। कुछ लोग आप नोट करते हैं बहुत कंपैरिजन कर रहे होते हैं दूसरे को डिग्रेड करने के लिए, जिसको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो वो इंसान जो सिर्फ अपनी ज़ात दूसरों के ऊपर थोपता है, राइट, जिसको दूसरों पे हावी करता है, या सिर्फ अपनी बात करता है, या कंपैरिजन डिग्रेडिंग करने के लिए करता है, या फिर वो अपनी ही अचीवमेंट्स की बात करता है, इसको हम सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं। कि आपको दूसरों की अचीवमेंट्स नज़र नहीं आती हैं, आपको जस्ट अपनी ज़ात की जो मफाद हैं वो नज़र आते हैं, और ना सिर्फ नज़र आते हैं बल्कि आप दूसरों को भी कमतर महसूस करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम नार्सिसिज्म भी कहते हैं। सेल्फ ऑब्सेशन को हम नार्सिसिज्म पे भी लेके जाते हैं कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स उनमें आ जाते हैं। जबकि सेल्फ लव ऐसा होता है कि आपकी इनर जो उसमें ग्रोथ हो रही होती है, उसमें आउटवर्ड चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती कि आपका इमेज क्या है, किस तरह आपको परसीव कर रहे हैं, उसमें आपकी अपनी सेल्फ लव में ग्रोथ होती है, एक्सेप्टेंस होती है, फॉरगिवनेस होती है, उसमें अपनी उसमें अच्छा आप नेगेटिविटी को भी देखते हैं, अपने फ्लॉस को भी देखते हैं कि कहाँ मुझे ग्रो करना है। जबकि ऑब्सेशन में ना आप कवर करते हैं, आप अपनी जो आपके फ्लॉज होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कवर करते हैं। इसके फिर कोई क्या सर्टेन साइंस भी हैं वजह कि मुझे मालूम हो कि मैं सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार हूँ? क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स मुझ में आ जाएंगे? क्या निशानी है इसकी? दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं पहले आंसर देना चाहूँगी कि ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है इसमें जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वाई? बिकॉज आपका जो सोशल सर्कल, अच्छा ये लोग सोशल सर्कल भी ज़्यादा रखते हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान बैठा है और वो आपकी ही अचीवमेंट्स को डिग्रेड, डिवैल्यू कर रहा है, तो आपका इनर सेल्फ कितना हर्ट होगा, आप कितना डिस्टर्ब होंगे। और बिल फर्ज कोई एडवाइस लेने आप किसी सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे के पास जाते हैं, बंदी के पास, तो वो आपके जो वैल्यूज़ हैं या जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत हद तक खा जाते हैं, लूज़ कर देते हैं उसको। सो एक तो ये चीज़। दूसरा, कैसे पता चलेगा कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं? उस पर मेनली जो है कि जब आपको लगे कि आप दूसरों के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, आप कहीं जब भी कोई आपसे कोई बात करता है आप उसमें कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, आप दूसरे के बारे में जब कोई बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, आप एंशियस हो जाते हैं जब देखते हो कोई आपसे ऊपर जा रहा है। ये सबसे बड़ा साइन है कि यानी कि दूसरों को खुश देखकर अगर आप खुश नहीं हो रहे, परेशानी का शिकार हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आपको सोचना चाहिए। अच्छा वजिया, क्या ये जेंडर बाउंड भी है? मर्द और ख़वातीन इन दोनों को हम अलग अलग इसमें कर सकते हैं, दोनों में बराबर ही ये ट्रेट पाई जा सकती है? अच्छा, इसमें एज पर सर्कमस्टांसेस की मैं बात करूंगी कि जो मेल्स हैं उनमें जॉब में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में घर में। इसलिए घर में जो पॉलिटिक्स है, वो जो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती हैं,
राइट। सो और जॉब में आप देखें वो मेल जो बहुत ज़्यादा बॉसी होते हैं और वो अपनी जो कोलीग्स हैं उनकी बात नहीं सुनते, या उन्होंने कुछ शेयर किया तो बॉस को जाके कंप्लेन कर देंगे या उनका इमेज ख़राब कर देंगे। तो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है मेल की स्पेशली जॉब में और फीमेल्स की घर में होती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी और एट द सेम टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स सपोज अगर दो लोग उनकी शादी हो रही है, वो एक दूसरे को थोड़ा मिल रहे हैं, जांच रहे हैं, तो क्या सामने वाली लेट्स सपोज किसी खातून को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, कोई ऐसी चीज़ें सिम्टम्स नजर आएंगे, ऐसे कैसे पता चलेगा? yes, और आपको मैं यहाँ चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ये जो सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ज़्यादातर जो मेरे पास रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, कई दफ़ा फीमेल्स ट्रैप होती हैं या मेल ट्रैप होते हैं, राइट। और इसमें आप लिटरली ट्रैप हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे नो कि कहाँ पे कैसे टारगेट करना है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, आप अगर रिलेशनशिप में हैं और अगर आप उस पर्सन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन लो एनर्जी फील करते हैं, आपको लगता है कि आप अपने से दूर हो रहे हैं, अपनी लाइफ में अपनी नॉर्मल जो आपकी लाइफ है, डेली लिविंग जो स्किल्स हैं आपकी, वो लूज कर रहे हैं और आप ऑल द टाइम उसी पर्सन के केयर में लगे हुए हैं। वो पर्सन अटेंशन अपनी तरफ करता है। जो सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान होता है रिलेशनशिप में स्पेशली ज़्यादा आती हैं, वो इंसान अपनी तरफ अटेंशन लाता है, आपके माइंड को ब्लॉक कर देता है कि अपनी ग्रोथ क्या करनी है, अपनी क्रिएटिविटी क्या है। जब आप रिलेशनशिप में ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं, आपकी रातों की नींदें खराब हो रही हैं, आपको भूख नहीं लग रही, आप ऑल द टाइम उसी इंसान के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं और सोच खुद से ही नहीं रहे, वो इंसान ऐसे इवेंट्स माहौल बना रहा है। ये इट्स लाइक ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, जो सेल्फ ऑब्सेशन होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है लोगों के अंदर। यानी कितना इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई नया रिश्ता बना रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड या फिर नार्सिसिस्ट तो नहीं है। अच्छा, खैर इस सेल्फ ऑब्सेशन में ना हम सेल्फ लव को भूल ही गए हैं, जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कितना ज़रूरी है सेल्फ लव और किस हद तक होना चाहिए? सेल्फ लव इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी ग्रोथ तभी होती है जब आप सेल्फ लव करते हैं। और हमारे यहाँ स्पेशली फीमेल में ऐड करना चाहूँगी कि सेल्फ लव कहीं पीछे बैक सीट पे रख दिया जाता है। वाई? बिकॉज उनको कहा जाता है कि आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको ही रिश्तों को लेके चलना है, उस सब में कहीं वो पीछे रह जाती हैं। और यूजली 30s 40s में जो फीमेल आती हैं वो डिप्रेशन में गई हुई होती हैं। रीज़न बीइंग कि उनकी अपनी लाइफ तो होती ही नहीं, वो बच्चों और हस्बैंड और फैमिली में ही इन्वॉल्व होकर रह जाती हैं। तो सेल्फ लव में आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम, ऐसी चीज़ आपको खुशी देती है और आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, उसको ग्रोथ का भी मैं ये नहीं कहूँगी बहुत प्रेशर लें, बट आपको खुशी देती है। कोई मैनी पेडिक्योर आप कर ले, हेयर कट करा ले, बुक रीडिंग कर ले, कुछ भी ऐसा जो आपको रिलैक्स करता है, आप उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। यूजुअली क्या होता है कि सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं महीनों में कोई एक दफ़ा, राइट, वो भी जैसे वो एक ट्रीट के तौर पे लेते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। ये एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करता है और आप अपने रिलेशनशिप्स को जो है बेहतर नहीं चला सकते जब तक आप अपने आप को सही तरह लेके नहीं चल रहे। सो सेल्फ लव क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप खुद से प्यार करेंगे। राइट। चलें बजी, आप आई होप कि हम इसको थोड़ा अनफोल्ड करने में कामयाब हुए। लोगों को बताने में भी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। वो वैसे इससे इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत ज़ात का टाइटल हम चला रहे हैं ना नीचे, तो मेरे जहन में आ गया वो एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। सेल्फ लव बुरी बात नहीं है, हद से बढ़ जाए तो बुरा है। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तौर पे हम कोशिश करते हैं कि उनका तारुफ करवाएं आपसे। वैसे आप उनको जानते हैं, आपने लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो पाकिस्तान के। अनवारुल हक काकर साहब की मैं बात कर रही हूँ। एक तो सियासतदान भी हैं, नून लीग से भी ताल्लुक़ रहा, आफ लीग से भी ताल्लुक़ रहा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अगर हम बात करें उसके बानी अरकान में शामिल रहे, फिर सेनेटर भी रहे हैं, बहुत सी कमेटीज़ को हेड भी करते रहे हैं, उनका रुकन भी रहे हैं और बड़ा अच्छा काम भी किया उन्होंने। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, कला सैफुल्लाह से, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है। और आपको पता है हमारी ये सीरीज़ है जिसके अंदर हम पॉलिटिशियन से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, सियासत की थोड़ी कम बातें करते हैं, उनकी बारे में बात करते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में। तो हमने सोचा कि आज हम काकर साहब से बिल्कुल 14 अगस्त 2023 से 4 मार्च 2024 तक बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये सर्व। एक तो एक एक्सपीरियंस पे भी बात करेंगे। विद दैट एक सवाल जो मैंने लाजमी पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इज ही बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ और नॉट? काकर साहब वेलकम, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले तो वही तजर्बा मैं चाहता हूँ लोगों तक बराह रास्त तरह पहुँचे। प्राइम मिनिस्टर होते हुए ओबियसली ओहदे की भी सर्टन प्रोटोकॉल्स है, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, प्रेशर्स हैं, और जाहिर बात है शख्सियत पे भी असर होता है कि द प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान का। उसके बाद आर यू बैक टू योर नॉर्मल लाइफ या वैसे ही अभी तक वो चल रहा है जहन में? नहीं, मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मैं बड़ा खुशकिस्मत इस सेंस में अपने आप को समझता हूँ कि देखें, आपको दुनिया में या तो आपसे कुछ छिनता है या आपको अता होती है।
ये जो छिनने का अमल है या अता होने का अमल है, इसको जो रिस्पॉन्ड आप करते हैं इन सिचुएशंस को, असल में वही आपका कैरेक्टर है और वही आपको डिफाइन करता है हु यू आर। तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र ये थी कि मेरा एक ही बेटा है और ही इज़ 10 years old। माशाअल्लाह। दूसरे तीसरे दिन हम एक इवनिंग वॉक कर रहे थे PM हाउस में ही, तो आई आस्क्ड हिम कि यार तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? तो उसने मुझे कहा मैं बड़ा तंग हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता है एक तो ये इतनी सिक्योरिटी है, ये मुझे अकेला ना पेट्रोल स्टेशन जाने देते हैं, मैंने वहाँ पे ड्रिंक्स लेनी होती हैं, चिप्स लेनी होती हैं, तो वो पूरी जो रिचुअल थी शाम की जो स्कूल के बाद ये कज़न्स वज़न जाते थे, वो उसका रुक गया था। तो मेरे लिए इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ कि ही इज़ नॉट गेटिंग द टेस्ट ऑफ दिस एंड ही इज़ नॉट एंजॉयिंग VIP कल्चर। तो जब हम वापस Had he remained same when you left the office? Your son? He is more happy. अच्छा, क्या आज़ादी मिल गई है? एक तो आज़ादी मिल गई है, दूसरा we get more time to spend together. तो गपशप ज़्यादा हो जाती है। तो he likes my company, I love his company. तो हमें दूसरे से गप्पें ज़्यादा मारते हैं। और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक सर्टेन परसेप्शन होता है किसी भी पोजीशन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो चेंज हुआ और फील हुआ कि नहीं, तनकीद करना या दूर बैठ के देखना और जज करना इज़ ईजी, बट जब आप उस सीट पर बैठे हुए हैं उस वक्त जो चैलेंजेस हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उठाना इज़ वेरी डिफरेंट। देखिए ये जिस तरह कोई फुटबॉल का प्लेयर मैच वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा होता है और बाहर के जो कमेंटेटर्स होते हैं, यूजुअली आपको उनमें डिस्कनेक्ट नज़र आता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मुझे ऐसे लगता है कि जो उस सिचुएशन का पार्टिसिपेंट होता है ना, उसका पर्सपेक्टिव हमेशा ऑब्जर्वेंट से डिफरेंट ही हो। तो ये हमारे यहाँ ज़ाहिर है बाकी लोग ऑब्जर्वेंट होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, और जब आप पार्टिसिपेंट्स हो, कोई भी हो, मैं हूँ कोई और हो, तो पर्सपेक्टिव तो उनका डिफरेंट और बड़े बड़े कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो ऑब्जर्वेंट भी हो एंड देन उस पोजीशन पे जाके भी दिस इज़ रेयर। ये बात आपकी दुरुस्त है। उसमें बैलेंस स्ट्राइक आउट करना भी एक चैलेंज है कि आप इसको कैसे बैलेंस करें कि बाज़ औक़ात ऑब्जर्वेंट ठीक होते हैं और बाज़ औक़ात पार्टिसिपेंट ठीक होते हैं। ये कोई परपेचुअल प्रिंसिपल नहीं है कि ऑब्जर्वेंट ही ठीक होंगे या पार्टिसिपेंट ही ठीक। अच्छा, अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ या इम्प्रेसिव चीज़ बीइंग प्राइम मिनिस्टर क्या लगी आपको व्हेन यू आर अ प्राइम मिनिस्टर दैट यू फाइंड यार क्या कमाल, ये तो कमाल चीज़ है? कोई फीलिंग, कोई बात, कोई सर्टन हैपनिंग, कुछ भी? देखिए मैं आपको जो है ना, यू गेट अ लीप जंप, ठीक है ना, हु यू रब योर शोल्डर विद, आपका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, आपको कौमी सतह पे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ जो हैं, ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम अ न्यूक्लियस। लोग चाहते हैं कि आप तक उनकी एक्सेस हो, और वो एक्सेस भी जो अर्लियर एक्सेस उनकी अगर होती भी है, मिसाल मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त थे, मेरे बहुत सारे लोग दोस्त एकेडेमिया में थे, पॉलिटिशियंस थे, लेकिन इस स्टेंट के दौरान वो बिल्कुल एक नए जाविये के साथ आपको अप्रोच कर रहे हो। ये तो हो गया नेशनल सतह पे। फिर आपको उस ग्लोबल लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, जिनको आपने न्यूज़ में पढ़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा होता है। सो एक डिस्टेंट सॉर्ट ऑफ अ परसेप्शन आपका उनके मुतालिक होता है, और जब रियल टाइम में आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो यू हैव टू एडजस्ट मेंटली टू दोस सिचुएशंस। किस शख्सियत से मुलाकात के वक्त ज़हनी तौर पर ज़्यादा कॉन्शियस थे व्हेन यू वर मीटिंग? ऑब्वियसली मुख्तलिफ कैलिबर के, मुख्तलिफ स्टैचर के लोग होते हैं, आप खुद भी माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे थे, लेकिन एक होता है एज अ पर्सन, यू नो, व्हेन यू मीटिंग समवन, कोई ऐसी शख्सियत जिनसे आप मिले और आपको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, मोर और लेस सबके साथ, मगर मैं आपको एक जो इत्तेफाक था वो ये था कि बहुत कम वक्त में मुझे मोर और लेस यूरोपियन, एशियन, सेंट्रल एशियन, GCC तमाम लीडरशिप के साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ। इसमें मेरे ख्याल में हमें अपनी जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है जी, कि हमारा इंटरेक्शन सब ममालिक के साथ। वैसे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की अहमियत जो ही आप ग्लोबल लीडरशिप से इंटरेक्ट करते हैं जी,
लेकिन जब आप लौट के वापस मुल्क आते हैं तो आपको ये एहसास होता है पक्के पाकिस्तानियों के अलावा एक सेक्शन पाकिस्तानियों के अलावा बाकी सबको पाकिस्तान की अहमियत करना। वो जो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि एक तो UNGA का सेशन आया, ठीक है, उसमें मुझे बहुत बड़ा मौका मिला। फिर BRI का 10 ईयर का उनकी सेलिब्रेशंस थी, ठीक है, वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल पूरे हुए थे। फिर ECO का इजलास था, अच्छा, वो आया। फिर उसके बाद गजा की सिचुएशन पे OIC का रियाद में ये सबसे बड़े इवेंट्स तो यही हैं। फिर COP28 आया। अच्छा, ओके। एंड यू आर द ओनली वन आई थिंक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिनको ये सब अटेंड करने का मौका भी मिला। तो कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड योर करियर, इसमें मैं one of the most interesting conversation I had was with His Majesty King Charles. King Charles. तो वो COP28 के दौरान में we started walking towards the main hall जहाँ पे अपने स्पीचेस वगैरह लोगों ने डिलीवर करने। तो वो इत्तेफाक से उससे पहले मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन को एड्रेस करने गया हुआ था। तो वहाँ पे एक इस्लामिक स्टडीज़ का सेंटर है, एंड आई वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पाकिस्तानी साइड हु went to that directorate, जो इस्लामिक सेंटर है। तो उसका जो गार्डन है वो किंग चार्ल्स ने डिज़ाइन किया। अच्छा, and he's very much interested in theology and comparative religion. And what you guys talked about together? This is what I'm telling you. अच्छा। तो वो मुझे पता था, तो मैंने His Majesty को जब क्या कहते हैं प्लेजेंट्री एक्सचेंज की उनके साथ, तो उनको मैंने उस गार्डन का रेफ़र किया कि जी मैंने वो देखा था। मेरे ख़्याल में पूरी इस्लामिक दुनिया में आपकी जो ये टॉलरेंस और ओपननेस है टुवर्ड्स मुस्लिम फेथ एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड योर इंटरेस्ट पर्टिकुलरली इन दैट, वो बड़ी अप्रिशिएट होती है। तो ज़ाहिर इट वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, तो वी डेवलप्ड द कन्वर्सेशन फ्रॉम दैट। अच्छा। तो वो हालांकि मीडिया ने भी काफ़ी उसको कवर किया। तो इत्तेफाकन से प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके I was about to ask, trust me, have you ever met Mr. Modi? COP28 में मतलब दूर से एक दूसरे को हमने। So how was it? I mean, how did you feel it, like being a person from Balochistan, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, you know, आपको पता है कि बलोचिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है जी, और आपके तो दिल के ज्यादा करीब डेफिनेटली होना चाहिए। काम भी करते रहे स्पेशली इस बारे में। What was the feel sir at that time? देखिए एक तो ये है कि आप पर्सनली कैसे फील करते हैं when you have this whole background, जहाँ पे उनकी टेररिज्म की वजह से उनकी जो टेररिस्ट इंटरवेंशंस है, टेररिज्म को एज अ पॉलिसी टूल उन्होंने यूज़ किया है, जिसके नतीजे में मेरे सूबे के, मेरे मुल्क के हज़ारों लोगों की शहादतें, जी ऐसी सैकड़ों भी नहीं है ऐसी। when you come across such an individual who's responsible for that sort of a decision making, आपको कोई pleasant feeling तो आनी नहीं। लेकिन at the same time I was carrying a person who was representing an office. तो उस ऑफिस की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपना डेमिनर कैसा रखना है, आपने कैसे इंटरेक्ट करना है। मेरे ख्याल में वी कंफर्टेबली डिवोर्स्ड वन अनदर। न मैंने उनकी जानिब कोई तवज्जो दी, नो। हालांकि मुझे मेरे एक साथ में जो साहब थे उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है, तो आई पोलाइटली रिफ्यूज्ड। आई कांटेक्ट हुआ उनके साथ? नो, आई कांटेक्ट we completely नहीं, आई थिंक आपने कॉम्प्लीमेंट किया और द वे यू नो द स्ट्रक्चर यू हैड एट दैट टाइम, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी आपने उसको राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है उसको आप कैसे ऑब्जर्व करें इंडिया के साथ? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है ना हमारे यहाँ, कि हिंदुस्तान पर्टिकुलरली हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बाद जिसका हिंदू रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये सरवाकर 1925 में उन्होंने जिस किस्म का ख्वाब देखा था विद नाज़ी थॉट्स इंस्पिरेशन, जिस तरह की राइट विंग थिंकिंग जो है ना यूरोप में भी उभर के सामने आ रही थी, उस इंस्पिरेशन से मुतासर होकर इन्होंने हिंदू मेजॉरिटेरियनिज़म का ख्वाब देखा और उसको पॉलिटिकल ट्रांसलेशन की तरफ उसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट भी उन्होंने दी, फिर उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के तहत RSS, VHP, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाई। इस का जो वन ऑफ द कोर एलिमेंट है वो यही है कि विद इन इंडियन सोसाइटी
ये ब्राह्मण राज इन्फोर्स कर सकते हैं। आप देखिए वहाँ पे दलित्स के साथ क्या है, वहाँ पे जो लो कास्ट हैं उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है, वहाँ पे जो मुसलमान माइनॉरिटी है, ईसाई माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, कोई माइनॉरिटी महफूज नहीं है। कोई माइनॉरिटी महफूज क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो प्रिविलेज पॉलिटिकल राइट टू एग्जिस्ट है दैट लाइज विद ब्राह्मण क्लास। अखंड भारत का ख्वाब। डेफिनेटली बीइंग प्राइम मिनिस्टर सर, जब आप इस अहम ओहदे के ऊपर आते हैं तो आपको कुछ इनिशियल ब्रीफिंग्स दी जाती हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और वैसे भी आपकी स्टडी भी बहुत है, आप पढ़ते भी बहुत है, यू नो थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। वेयर डू वी स्टैंड सीइंग आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इस सूरत हाल के तनाजुर में? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, एक तो आपका इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट और इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स, ऑफिसर्स, और फिर जो इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबल है, चाहे वो नेवल है, एयरफोर्स है, लैंड मिलिट्री जो हमारी लैंड फोर्स है, इन तीनों में मेरे ख्याल में हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन, इतने कंफर्टेबल पोजीशन में अल्लाह के फजल से हैं कि हिंदुस्तान के साथ अगर किसी और ताकत ने भी मिलकर कोई एग्रेशन की कोशिश की तो अल्लाह के फजल से जो वो कोशिश कर भी रहे हैं टू काउंटर। नॉट जस्ट हिंदुस्तान, अगर वो कोई इल्हाक भी करता है किसी एंटायर पाकिस्तान, हाँ कोई भी अगर उनको सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट उसमें आता है, तो आई एम नॉट एट ऑल वरीड कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर हमारा क्या होगा। देखिए आप अल्लाह के फजल से मोर और लेस अपनी तमाम जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है उसका जो मेजर पोर्शन है वो आप इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ चले गए। आप अपने एयरक्राफ्ट्स खुद बना रहे हैं, आप अपने गोले खुद बनाते हैं, अपने टैंक खुद बनाते हैं, एमिनेशन खुद बनाते हैं। अच्छा सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो इंडियन मीडिया क्योंकि इसको डिस्कस कर रहा है। मैं एक चीज़ कंक्लूड करूँ, साथ में जो मिलिट्री लीडरशिप की इंटेंट होती है और मिलिट्री लीडरशिप के इंटेंट के साथ उसका जो रिजॉल्व होता है और उस रिजॉल्व के साथ उनकी जो मेंटल एजिलिटी होती है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं अपने 7-8 माह के तजर्बे के बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि जो करंट आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, इनके अंदर ये ही इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ so many qualities and adjectives. You worked with him, right? At that time he was there as chief. Okay. वो इतनी he is amalgam of many qualities जो कि एक मिलिट्री लीडरशिप में होनी चाहिए। So he is not reckless, but he is too swift. ठीक। He is always prepared. He is workaholic. एक तो सिक्योरिटी, Trust me, the only thing that Indian media reports right about जनरल आसिम के बारे में जितनी बातें वो कहते हैं, जितना डरते हैं, वो ऐसी ही बात है। आप कुछ कह रही थी? And rightly so. जी। एक तो सिक्योरिटी महाज है, एक सिफारती महाज भी है ना। पाकिस्तान ने सिफारतकारी भी करनी है, स्पेशली इस इशू को लेकर जाना है, पूरी दुनिया में बताना है। यू थिंक सही स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान राइट नाउ चल रहा है या मजीद थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज को लेके? देखें ऐसी सिचुएशन में ना आप को हर जितना कम से कम क्रिटिसिज्म अपने गवर्नमेंट पे करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप इस वक्त गवर्नमेंट पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। ये चैलेंज हुकूमत का नहीं है, ये चैलेंज रियासत का है। ठीक। मुझे बल्कि बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त अपोजिशन भी बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है, बाकी जो जमातें हैं वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही हैं, और आपको एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स। और जहाँ तक डिप्लोमेटिक फ्रंट का ताल्लुक है, जो कुछ फॉरेन ऑफिस से हो सकता है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तमाम लोग अपना रोल बहुत बेहतर अंदाज में प्ले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, या मैं ये क्यों कह रहा हूँ? आप देखें इस मरतबा कोई एज सच एक सिवियर या वाइल्ड क्रिटिसिज्म जो यूजुअली पाकिस्तान पे आता था ऐसे इंटरनेशनली ग्लोबली, वो उस अंदाज में नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और उसकी कई वजूहत हैं, उसकी कई वजूहत हैं। उनमें से एक जो बड़ी वजह है वो हिंदुस्तान का अपने चंद सालों में किरदार है। एक ऐसी रियासत, एक ऐसा मुल्क जिसको कैनेडियन अथॉरिटीज चार्ज कर चुकी हैं टेररिज्म पे। टेररिज्म का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों की हलाकत, एक फर्द मारा जाए या हलाकतें ज़्यादा हों, आप फॉरेन सॉइल पे एक स्टेट अथॉरिटीज़ किसी का मर्डर कमिट करती हैं तो इट इज़ टू टेरराइज अ सेक्शन ऑफ दैट। एक्ट ऑफ वॉर है किस्म का ये। ऑफ कोर्स एक्ट ऑफ वॉर है, और ये उन्होंने
कैनेडियंस ने चार्ज किए, पाकिस्तान ने नहीं किया कि जी पाकिस्तान ये कह रहा है। ठीक, अमेरिकन्स ने प्रीएम्प्ट की एक सिख डिसिडेंट को, वहाँ पे ये प्लान कर रहे थे टू मर्डर हिम। उन्होंने इनको सेंश्योर किया यस कि जनाब आप ये काम करने जा रहे थे, ये हमारे पास सबूत हैं, अगर ये आपने किया तो इसके नतायज अच्छे। बिल्कुल, और ये अब तो प्रूवन है। बिल्कुल आखिर में आखिरी हिस्सा है, चूँकि बात इस पे हो रही है और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, एंड आई थिंक यू आर द मोस्ट पर्टिनेंट शख्सियत जिस पे बात कर सकती हैं। जनरल आसिम के बारे में हमने बात की, टेक्नोलॉजी रिलायंस जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब तो वॉर सारी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है। हम ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं दो कि हमारा कोलेब्रेशन F-16 की सूरत में अमेरिका के साथ भी है, दीगर ममालिक के साथ भी है, लेकिन ज़्यादातर हमें जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी के हामिल राफेल तैयारे हैं, भारत को ज़्यादा घमंड उसके ऊपर है। एंड वी आर रिलाइंग सम ऑन JC-10 जो हमारे J-10C जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस है या कोलेब्रेशन या कोऑपरेशन हमारा चाइना के साथ है, इसके हवाले से आपका क्या टेक है? शुड वी बी सेटिस्फाइड ऑन दैट? क्योंकि समहाउ चाइना को लेकर कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं। देखिए, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन द एयर गैजेट्स, लेकिन थोड़ी सी मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो J-17 या दूसरे एयरक्राफ्ट हैं, इनकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत बेहतर है और लाइट वेट हैं, और जो बिलोंग टू सेम जनरेशन राफेल एंड J-10C, यस ऑफ कोर्स, और आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। आपके पास बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ कहने की हैं, जो नहीं हैं कुछ कहने की, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल कि एक राफेल से पता नहीं। ठीक है, so I'll be glad if you give any message to the countrymen who are watching you being former prime minister. कुछ भी कहना देखिए, मेरी तो बड़ी मौतबाना गुजारिश है, मैं बड़ी आजी के साथ ये गुजारिश पूरी कौम से करूँगा कि when it comes to your house, when it comes to home, then we have to stand from Khyber to Karachi, from Bolan to Ravi. फिर जो इंटरनल डाइसेंट है, इंटरनल डिवीज़न है, ये जब ये जंग के बादल छट जाएंगे, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, फिर हम विल गो बैक टू आवर सेम पोजीशंस। कोई इशू नहीं है, कोई किसी को ये नहीं कह रहा है कि आप अपनी अपनी पोजीशंस सोशल पॉलिटिकल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो छोड़ दें, ना छोड़ें, कतई ना छोड़ें। लेकिन ये जो एक्सटर्नल थ्रेट है, यहाँ पे अगर हम यूनिफाइड पोजीशन नहीं लेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती करेंगे, हम अपने जो ज़मीन के साथ माँ से ताबीर होती है उसके साथ जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं करेंगे। और वतन से मोहब्बत ना वो निस्फ ईमान है। अगर वतन से मोहब्बत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी शख्स, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी नहीं है, फिर आपका कोई वजूद ही नहीं है। तमाम इख्तलाफात को एक तरफ रखना पड़ेगा, उनसे बालाए ताक होकर हमें एक बनकर जवाब देना पड़ेगा इंडिया को। राइट नाउ ये ज़रूरत है, इस मुल्क की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। एंड जो कॉन्फिडेंस आपने शो किया है हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, उससे हमें भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या कहना चाहिए, उससे ऑथेंटिक राय फिर हमें मिल नहीं सकती कमिंग फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। अब हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग सबसे आगे। वेलकम बैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकत का मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। मुआहिदे के तहत वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाने, पायदार कॉइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग देने में मदद फराहम करेगा। आसानी से अगर बताऊं तो क्रिप्टो के ऊपर बहुत ज़्यादा काम शुरू होने लगा है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी और इसके जरिए ट्रेड भी मुमकिन हो जाएगी। ये सारी जो है ना मुश्किल टर्म्स थी, मैंने सोचा इनको मुझे लगता है देर आया है पाकिस्तान इस तरफ। अब देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने देर कर दी है। खैर देखते हैं। जो रियल स्टेट और अजनास की टोकनाइजेशन के ऊपर भी काम किया जाएगा, फिर हुकूम की तरसील, एज यू सेड, तिजारत के लिए पैसों का इस्तेमाल, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है आने वाले वक्त के अंदर या नहीं उठा सकता? क्या हमारे वसाइल, खासतौर पर जो बिजली की कीमत है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो इसके हवाले से जो माइनिंग हम प्लान कर रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट भी करती है या नहीं? इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हारून साहब ज्वाइन करेंगे जो कि क्रिप्टो के हवाले से आप जानते भी, उनसे हम बात करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ हैं तो उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। और फरहान बुहारी साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। आप इकोनॉमी के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पे, मुख्तलिफ मौजू पे रोज़ाना की बुनियाद पे इनको भी सुनते हैं, तो हम फरहान साहब को भी ज़रा एंगेज करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि ये सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। सर आपकी इजाज़त से, चूँकि अरुण भाई दूर है तो मैं ज़रा उनसे पूछता हूँ। अरुण भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा इस अग्रीमेंट के हवाले से बताइए, ये जो शराकत का मुआहिदा तय पाया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस सूरत हाल में?
सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। ये जो WLF है, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसका क़याम 2024 में हुआ था सितंबर में। और इसके जो इसको जो बनाने वाले थे वो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी फैमिली थी। इसका मकसद ये लाने का है कि आपको पता है कि जिस तरह चाइना ने CBDC लॉन्च करने अपने जो वो कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात मैं करता हूँ, तो इस तरह अमेरिका को भी चैलेंज है कि वो अपने जो इसका ऑलरेडी आपको पता है कि जो US डॉलर है उसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा, उसका फुटप्रिंट जो है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड जो की जाने वाली जो करेंसी है वो आपको पता है वो US डॉलर है। अब इसको डिजिटलाइजेशन पे कैसे लेकर आ जाए, तो WLF का जो क़याम है वो उसका मकसद ही है कि जहाँ जहाँ पर USD की रसाई मौजूद है और वहाँ पर जहाँ पे ये लोग स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह ऐसी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको ये दरपेश मसाइल जो आने वाले जो बाकी ममालिक हैं जैसे चाइना है और भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से ना है। इसलिए अगर देखा जाए तो WLF का एक सबसे बड़ा जो फायदा जो पाकिस्तान को होने जा रहा है वो एक तो ये $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में, और इसके अंदर जो ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो लेकर आएंगे। आपको पता है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और पाकिस्तान को ये चाहिए कि ट्रेड के अलावा भी जो है वो ब्लॉकचेन की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। हारून साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस देखने वालों के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी, कि ये है क्या, इसके फरोग की बात तो की जा रही है, इसमें मदद भी मिलेगी, बट व्हाट इज इट एक्चुअली? अच्छा देखें, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये आयशा। इसमें होता है इस तरह से है कि जिस तरह आपके पास एक बैंकिंग सेक्टर है, आपके पास एक सेंट्रल बैंक है, वो कस्टोडियन होता है आपके पैसों का, ठीक है। आप उसको इख्तियार देते हैं कि तुम जो मेरे पैसे हैं वो अपने पास होल्ड कर लो। अब उस पैसों का इस्तेमाल जो भी वो करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको अपने करंट अकाउंट में रखा हुआ है, अपने PLS अकाउंट में रखा हुआ, वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें अब आपको पता है कि इसमें थर्ड पार्टी का रोल ही नहीं है, इसमें बैंकिंग सिस्टम का रोल ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसको चेंज कैसे किया जाए, इसका पैराडाइम पूरा कैसे शिफ्ट किया जाए, उसके लिए DeFi एक पुराना वर्ड है, पुराना बज़वर्ड है, जो आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले जब ये बिटकॉइन आया था उसके बाद इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसके अंदर ऐसे प्रोटोकॉल लेकर आएगा जहाँ पर DeFi का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ताकि जो आपका पैसा, जो आपके टोकन्स हैं, चाहे वो आपकी स्टेबल कॉइन की सूरत में रहे, चाहे वो आपके दूसरे टोकन या कॉइन की सूरत में रहे, उनको एक ऐसा पूल के अंदर रखा जाए कि उसके अंदर कम से कम जो है वो आपको डैमेजेस लगे, आपको उसके अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम या चैलेंजेस ना आए कि आपको ये ना हो कि भाई ये जो मेरे पैसे कल को कोई लेके ना चला जाए। तो उसमें एक आपके पास लॉकिंग और एक अनलॉकिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। अक्सर आप पढ़े DeFi के आगे लिखा होता है जैसे टोटल वैल्यू लॉक लिखा होता है कि आपने इसके अंदर कोडिंग आपने ऐसी की हुई होती है कि आप उसको उस टोकन को आप लॉक कर देते हैं। तो DeFi जो बेसिकली देखा जाए तो ये ब्लॉकचेन के साथ लेकर आया गया इस वर्ड को, और ये बहुत जरूरत भी है आने वाले दिनों में। जब आप देखेंगे कि ये सेंट्रल बैंकिंग से हम निकल के जब हम एक डिसेंट्रलाइज के हम जाएंगे तो वहाँ पे DeFi का वर्ड आपको जो है वो ज़्यादा नजर आएगा। ऑलराइट, चलें, बहुत अच्छे से आपने हमारे लिए इसकी इनिशियल पिक्चर रखी है। फरहान साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की जो डिजिटल करेंसी की तरफ हमारी अब तवज्जो है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस मूव को? हमने ज़ाहिर है दुनिया में तो ये काफ़ी साल से राइज है और हमने कुछ इस पर देर भी की है। गो कि इनफरादी सतह पर मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने क्रिप्टो में सरमायाकारी माजी में की, चंद साल पहले की, और उसमें उन्होंने बहुत पैसे कमाए। तो सबसे पहले तो एक इसकी ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक नॉलेज का एक जाल बिछाने की ज़रूरत है कि भाई क्रिप्टो है क्या। आप जाके, मेरे साथ यहाँ तक हुआ है कि मैंने बिज़नेस स्कूल्स में 1-2 जगहों पे जब मौका मिला तो स्टूडेंट से पूछा, बिज़नेस स्टडीज़ के स्टूडेंट से, कि भाई क्रिप्टो के बारे में आपको कितना इल्म है। तो वो जो जवाब मिला उसमें बस और क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि वो बिल्कुल एक तरह से यानी उनकी नॉलेज नहीं लिमिटेड, तकरीबन होने के बराबर नहीं थी। तो ये बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारे साथ हुआ है IT के हवाले से। 90s में जब दुनिया इस दौड़ में जा रही थी, हमारे यहाँ शुरू हुए, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि भाई 1 या 2 कमरों में बैठ के और कुछ कंप्यूटर टर्मिनल से आप बड़ा कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि जहन में ये था कि इंडस्ट्री या बिजनेस, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये जो दिमाग की के ज़रिए से जो एक बिज़नेस को प्रमोट किया जा सकता था, अगर हम उस वक्त उस दौड़ में शामिल हो जाते, विजडम उस वक्त होता या विजन होता, बिल्कुल, तो हमारी ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जितनी आज है उससे शायद और बड़े पैमाने पे हमारी एक्सपेंशन होती। हो सकता है कि हम अपने कई माशी मसाइल के ऊपर हल भी, ये आते ही ना शायद माशी मसाइल, वो है ना हमारा मसला ये कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। जी बिल्कुल। हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर अगर हम बात करें, हमारा माइंडसेट, या एशियंस का की मैं बात कर लेती हूँ। एशियन का माइंडसेट होता है कि आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो इट शुड बी टैंजिबल, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इट शुड बी टैंजिबल। क्रिप्टो की बात करें, इट्स ऑल डिजिटल,
आपको लगता है कि वो माइंडसेट को कन्वर्ट होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? ये गो के बहुत बड़ा मसला है और देही इलाकों में तो आज भी जहनियत ये है कि आप घड़े में अपने असासे डाल के और कहीं ज़मीन पे गाड़ दें, मतलब लिटरली वो उस किस्म की लोग बात करते हैं। इसमें वक्त लगेगा और इसी वजह से हमें अगर दुनिया के साथ इस दौड़ में शामिल होना है तो फिर पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। देखिए एशिया में भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे क्रिप्टो का जाल फैल चुका है, फैलने जा नहीं रहा बल्कि फैल चुका है। ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग इसके बारे में हमसे बहुत आगे हैं। जी ऐसे तो ये नहीं है कि बाकी एशिया में वो जो पुरानी रवायती सोच है उसके पस मंज़र में, उसकी रोशनी में इस दौड़ में भी वो पीछे हैं, बहुत तेज़ी से लोग आगे जा रहे हैं। हमें भी जाना है और ये सही है कि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी इस दौड़ से बाहर रहेगी। लिटरेसी का मामला, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मॉडर्न लोग भी ऐसे कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल शहरों में भी वो सोच ये है कि या तो इनहेरिटेड, क्योंकि आजकल तो कीमत गोल्ड की, सोने की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमने हाल ही में डिस्कस भी किया, शॉर्ट भी हो गया। तो वो लेकिन इनहेरिटेड जो गोल्ड है उसके बारे में फिर बड़े अरसे से चला आ रहा है डॉलर का सिलसिला कि लोग अपने पास जो एक कीमती अगर असासा रखना चाहें वो डॉलर या कोई और फॉरेन करेंसी रखना चाहते हैं। तो इसको तब्दीली में वक्त लगेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है, स्टेट बैंक की भी है कि कैसे रेगुलेट किया। अच्छा अरुण साहब, एक तो ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जब हम बात करें तो इट रिलेट्स विद अमेरिका एज यू सेड, और दूसरी जानिब चीन है। तो हमें मालूम है कि एक टेक्नोलॉजी वॉर इन दोनों ममालिक के दरमियान भी जारी है, चीन और अमेरिका के दरमियान। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना आया, इन्होंने अपना डीप सीक लॉन्च कर दिया और ये चल रहा है। तो इसमें फिर जो रिलायबल ज़्यादा प्लेटफॉर्म होगा, इफ़ वी डिफर इट फ्रॉम बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, पाकिस्तान के लिए या हमारे कंज्यूमर के लिए क्या बेहतर रहेगा इसमें? देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो डॉलर की जो आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ जो करेंसी है उससे कहीं ज़्यादा है। अब वो ये चाह रहा है कि जहाँ जहाँ उसकी आउटरीच है वहाँ पे किस तरह से डिजिटलाइजेशन को लेकर आया जाए। तो मेरे ख्याल से जो इनका स्टेप है WLF की तरफ से जो आ रहा है वो यही है कि वो चाहते हैं कि इसको स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जहाँ जहाँ पर USD की ट्रेड हो रही है, जैसे अगर आप अपने पास से कहीं USD मंगवाते हैं, यानी कि US डॉलर की बात करो, पेपर मनी की, और इस तरह किसी को भिजवाते हैं, तो वहाँ पर वो चाहते हैं कि आप इसको अपने स्टेबल कॉइन के साथ। अब स्टेबल कॉइन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये, जैसे एक कंपनी है टेथर कंपनी, ठीक है, टेथर कंपनी का ये मौकफ है कि उसके पास जितने भी USDT हैं उस सब के पीछे USD है, यानी कि अगर वो USDT डिफरेंट ब्लॉकचेन पे लेकर आता है, ट्रॉन है, इथेरियम है, सोलाना है, ठीक है। इसी तरह WLF के पास अगर आप देखे जाए तो उसके पास भी अभी अपने एसेट्स हैं तकरीबन को $104 मिलियन के 12 टोकन या 12 करेंसीज हैं जो होल्ड करते हैं, जिसमें इथेरियम है, USDC है, USDT है, बिटकॉइन है, SEI है। तो उसका मकसद यही है कि वो ये चाह रहा है कि जो चाइना ने जो स्टेप दिया है CBDC का, वो उसकी नकल नहीं करना चाह रहा, बल्कि अलग से अपने जो USD ऑलरेडी जो उसका पेनिट्रेट किया हुआ मार्केट में उसको किसी तरीके से रिप्लेस करे। क्योंकि चैलेंज ये है कि जो आपकी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है विच विल टेक 72 आवर, जो एक मैक्सिमम आपको पता है टाइम लेती है 3 दिन का, उसको वो रिड्यूस करके सेकंडों में लाना चाह रहे हैं, उसको मिनटों में लाना चाह रहे हैं, और उसका वाहिद हल जो है वो ब्लॉकचेन ही है। तो चाइना ने भी यही किया, इसको उसके CBDC लॉन्च कर दी ताकि वो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी को मात कर सके, जहाँ जहाँ USD है उसकी जगह वो चाइनीज करेंसी को लेकर आ सके। तो ये दोनों में जो ट्रेड वॉर होगी उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगी वो आपका चैनल यूज करेगा कि ठीक है। और आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। हारून साहब, अभी जो ये मुआहिदा आप देख रहे हैं, ये जो मुआहिदा हुआ है, इससे आप क्या देख रहे हैं? तो कहाँ पर जाती है पाकिस्तान की इकोनॉमी और फोकास्ट क्या किया जा सकता है, कितना ज्यादा हेल्प करेगा या कितना पोटेंशियल है इसके अंदर? देखिए WLF और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जो क़याम है, तो वो ये कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ जो सार्फिन है, जो ट्रेडर्स हैं, उनको किस तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए, किस तरह से आसानी पैदा की जाए। बाकी इंडस्ट्री के हालात अच्छे नहीं है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो चाहते हैं कि मजीद लोग पैसा कमाएं इससे। अब बात आ जाती है WLF की। WLF का मकसद जो है बेसिकली वो पॉलिसीज नहीं है, बल्कि उनका फोकस ये है कि तो वो ब्लॉकचेन में सरमायाकारी करें, और इसके साथ साथ जो स्टेबल कॉइन्स हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया जिस तरह हमारा US डॉलर है, इसके पैरेलल एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए कि ताकि उनको अपने ट्रेड करने में आसानी हो। इसलिए वो अपनी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। उसमें 2-3 पहलू नजर आएंगे। वो सिस्टम यहाँ पे ऐसे नाफिज करना चाह रहे हैं, इसके अलावा ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, डिफाई है, रॉस की अगर मैं बात करूँ, रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करूँ, या कमोडिटीज को मैं बात करूँ, उन सबको वो टोकनाइजेशन में चेंज करना चाह रहे हैं। आपको उनको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है
पाकिस्तान एक उनको सपोर्ट कर सकता है, इसलिए मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है ये। ग्लैड के इस पे काम शुरू शुरू किया। फरहान साहब, लास्ट रिमार्क्स कोई आपके जहन में कंक्लूड करते हुए आपके माइंड में हो कुछ? मेरे ख्याल में हारून साहब जो ऑपरेशनल साइड है उसके बारे में बता चुके हैं। मैं तो आपसे एक दिलचस्प ज़ाती तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ। किसी बैंकर से मैंने पूछा कि क्या क्रिप्टो करेंसी को कोलैटरल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़ाहिर है हमारी इन्वायरमेंट ऐसी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर ज़रा थोड़ा झिझके, फिर उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल बईद तक पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि मुझे मुश्किल नज़र आता है। अच्छा, ये लेकिन दुनिया भर में किया जा सकता है। दूसरे ममालिक के बारे में मुख्तलिफ किस्म की रिजीम्स हैं। तो लेकिन मैंने फिर उनसे पूछा कि इसका क्या हल क्या है। उन्होंने कहा कि जी एक बड़ा जामे एक खाका इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जिसमें हमें वो नट्स एंड बोल्ट सारे के सारे नज़र आएँ। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ क्या एक मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या कवानीन है, क्या पॉलिसीज है, और हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से कितना लिंक्ड हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो के ये इस सेम्प में नहीं जा सकते। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी कभी कभार हो जाती है कि हम अपना काम करें, इस तरह नहीं होता। ठीक, इट्स अ ग्लोबल विलेज, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। बहुत टू एक्ट लाइक दैट। वेरी पॉइंट हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड फॉर एनालिसिस। आपके सामने है, हम इस पे फर्दर क्या होती है आपको आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक लीजिए और कोशिश कीजिए वापस आइए। वेलकम बैक। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के हवाले से आपको बताते हैं, कल उनकी एक पिक्चर भी बड़ी वायरल हो रही थी, वेयर ही वाज होल्डिंग अ कप। उन्होंने कहा सब छोड़ो, चाय पिलाता हूं तुम लोगों को। उन्होंने जो भारतीय बल्लेबाज है शेखर धवन, उनके जूनियर हैं, उनको टी इज फैंटास्टिक की याद दिलाई है। और चाय की दावत बड़े शरीर हो गए हैं, चाय की दावत भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि भाई आए हमारे पास, हम आपको चाय पिलाएंगे। आपको पता है पाकिस्तान की चाय वैसी बड़ी मशहूर है। शाहिद आफरीदी एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी और पहलगाम का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके बारे में बात की थी और बड़ा आड़े हाथों लिया था मोदी सरकार को कि भाई ये क्या निकम्मे तरीके से आप हैंडलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में अगर एक पटाखा भी फट जाए तो फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देते हैं। उसका जवाब दिया था शेखर धवन ने और फिर शेखर धवन को जवाब दिया, उन्होंने फौजी वर्दी पहनी और कहा कि आए जी हम आपको चाय पिलाते हैं, इट इज फैंटास्टिक। और बड़ा जो इंडियन फैंस हैं लाला उनको बहुत ज्यादा जला रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड हमारी सेलिब्रिटीज को भी ऐसे ही खुल के आना चाहिए इस हवाले से। इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, जस्ट टेक इट दैट वे। आप थोड़ा सा अपना मैसेज दें, ये देना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी पीआर के चक्कर में पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है या मुल्क का जो नेशनल इंटरेस्ट है, आप देखिए ना नई बात छेड़ रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे छेड़ रहा हूं कि पहलगाम अटैक जो ही हुआ ना, जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो थी वो अनुपम खेर की थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाई और आके उन्होंने कहा जी कि अब बदला होना चाहिए। ज्यादा होता है ना, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। आप कोई मनफी बात ना करें, आर्टिस्ट का काम मनफी बात करना नहीं होता है, लेकिन ऑन अ लाइटर मोड मैसेज कन्वे करने में हर्ज ही क्या है। वैसे सेलिब्रिटी लीग हो रही है कतर के अंदर, तो ये दोनों वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को और वो इंडिया को। पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं हो सकता, हो भी सकता, लेकिन शायद भाई की तरफ से नहीं हो सकता। ही इज वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। लाला जो है ना वो बड़े क्लियर आदमी। अच्छा चलिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। वक्त प्रोग्राम का हो गया खत्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।